देखिए बच्चों, जो कल हमने एक बार पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कल हमने बात की थी, एक टॉपिक था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या था कि वो डिवाइस जो किसके काम आता है, यूज टू स्टोर चार्ज भी बोल सकते हैं। किसी बुक में आपको इसको लिखा होगा यूज टू स्टोर एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है कि वो डिवाइस जो चार्ज या एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर होता है उसको सी से नोट करते हैं। कैपेसिटर को किससे नोट करते हैं, सी से नोट करते हैं। और जो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है बच्चों, वो होता है दो पैरेलल लाइन इस तरह से। ये किसका सिंबल होता है, कैपेसिटर का। जैसे हमने पढ़ा था ना कि ये बैटरी का सिंबल होता है, ऐसे ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है आर। ये बैटरी होती है जो वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, टू इक्वल लाइन, पैरेलल लाइन। बैटरी के अंदर क्या होता है, जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी वाली लाइन नेगेटिव होती है। लेकिन कैपेसिटर में क्या होते हैं, दोनों लाइन क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये कहलाता है कांस्टेंट कैपेसिटर, यानी वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी क्या है, कांस्टेंट है, हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, जो दूसरा कैपेसिटर होते हैं जिनकी कैपेसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल कैपेसिटी का होता है, उसको हम किससे लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम रेसिस्टेंस को आर से लिखते हैं। अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, उसको हम ऐसे लिख देते हैं और उसको क्या लिखते हैं, आर एच। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। इसके अलावा हमने कल कैपेसिटर के जो फॉर्मूला पढ़ा था, C बराबर क्या होता है, Q/V। इसके बारे में हो गया था। हमने यूनिट के बारे में पढ़ लिया था कि कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फैरड, FARAD। फैरड होती है जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, फैरड और फैराडे दोनों अलग अलग होती हैं। फैराडे के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फैराडे किसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है। याद हो तो आपको कि जो फैराडे हम लिखते थे, फैराडे 96500 कूलम, तो फैराडे चार्ज की यूनिट होती है और फैराड किसकी होती है, कैपेसिटर की यूनिट होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे। इसके अलावा हमने स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। स्पेरिकल कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता था, आपको याद हो तो C = 4πε0r। जहाँ पर जो r है वो क्या होती थी, रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो इसको स्पेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं और किसी बुक में इसको स्पेरिकल कंडक्टर के नाम से भी बोला गया है। तो दोनों एक ही है। ठीक है, कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर या स्पेरिकल कंडक्टर, इसके लिए फॉर्मूला हमने ये ड्राइव कर चुके थे। और यहाँ से हमने एक दो पॉइंट भी कंसिडर किए थे कि जो कैपेसिटी है किसी भी जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का, वो क्या होता है, केवल और केवल एक तो डायमेंशन पर, डायमेंशन मीन्स उस कैपेसिटर की साइज पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, मीडियम यानी एप्सिलॉन नोट। इस फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो आर है, यानी रेडियस अगर चेंज होती है तो कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दूसरा एप्सिलॉन नोट पर डिपेंड करता था। ये हमने दो चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, ये वाला जो डिवाइस है, ठीक है, ये क्या है, एक ही कैपेसिटर है। ठीक है ना, इसको हम फैन वगैरह में यूज करते हैं। एक डायरेक्ट जो फेज वायर है वो इससे और फिर इससे आउटपुट होके उसमें जाता है, फैन में जाता है। इसका मेन यूज क्या होता है कि अगर ये आप फैन में यूज नहीं करेंगे तो फैन की जो स्पीड है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि फ़ैन वगैरह की स्पीड स्लो होती है तो ये बोलते हैं कि इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया है, तो आप उसको कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी स्पीड वापस से इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर लिखा होता है, आप जब मार्केट से लेके आते हैं, 15 रुपये या 10 रुपये का आता है। ठीक है, तो जब मार्केट से लेके आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी जो कैपेसिटी है या इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है। जैसे अगर हम इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की बात करें तो है 2.5 मिली फैरड। ठीक है, तो मीन्स ये डिपेंड करता है कि आप किस डिवाइस में
किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं उस कैपेसिटर। जैसे कि अगर हम फ़ैन की बात करें तो फ़ैन के लिए 2.5 होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कूलर की बात करें तो उसके लिए 3.5 या 3 मिली फैरड का कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो मेन यूज़ क्या होता है कि कुछ डिवाइस होते हैं जिनको ऑपरेट होने के लिए यानी स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक बहुत ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये क्या करता है, इंस्टेंट करंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। देखिएगा, आज का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसका जो कैपेसिटेंस है C = होता है 4πε0 R। तो यहाँ से देखिएगा, अगर हमें स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी रेडियस को इंक्रीज करते हैं। और जब रेडियस इंक्रीज होगी तो आपको पता है कि उसकी जो साइज है या डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर हमें थोड़ा सा भी कैपेसिटी को बढ़ानी है तो उसके लिए कैपेसिटर की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए या उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम एक अलग तरह का कैपेसिटर डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिएगा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बारे में बात करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि 2 कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये P और Q 2 कंडक्टिंग प्लेटें हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है, यानी वो D डिस्टेंस से सेपरेट है। और मान लेते हैं कि दोनों के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। देखिएगा, हम पहली प्लेट को जब पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसमें हम सेकंड प्लेट को चार्ज नहीं देते हैं। पहली प्लेट को जब हम चार्ज देते हैं तो इस चार्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ इस सेकंड प्लेट पर एक इंड्यूस चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। तो उस इंड्यूस नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा इस पॉजिटिव की वजह से, और इस वाले डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जिसको हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड करके न्यूट्रल कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 चार्ज प्लेट हैं जिनका एरिया कितना है, A है, और वो कितने डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, D डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। और दोनों जो चार्ज प्लेट हैं उनका जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, रो है, ठीक है। रो आपको पता होगा कि रो कितना होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ये क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एरियल चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हम 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, हमें यहाँ से देखिएगा कि ये 2 चार्ज प्लेट हैं, इस वाली चार्ज प्लेट की जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से होंगी, इस तरह से होंगी। अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं यहाँ पर, इनके दोनों के बीच में कहीं पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं O है, तो यहाँ पर पॉइंट O पर किसी एक चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। हम ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज प्लेट की वजह से उसकी किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, E = सिग्मा रो अपॉन 2ε0, ठीक है। अगर वो दोनों किस में रखी हुई है, वैक्यूम में रखी हुई है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो चार्ज है E1 ये किसकी वजह से है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, वो भी क्या हो जाएगा, E2 = रो अपॉन 2ε0, ठीक है। अब देखिएगा, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ पॉजिटिव की वजह से, और टुवार्ड्स टू नेगेटिव, तो नेगेटिव की भी क्या होगी, इस तरफ होगी। तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, E1 + E2। तो यहाँ से E कितना हो गया, रो अपॉन 2ε0 प्लस रो अपॉन 2ε0, यानी यहाँ से कितना हो गया, रो अपॉन ε0। ये क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रो अपॉन ε0। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। अब देखिए क्या होता है, तो एक बार वापस देते हैं। देखिए E1 क्या होता है, फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 क्या हो गया, सेकंड नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला है नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए है।
तो टोटल की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा इसको हमने इक्वेशन क्या नाम दिया है, 2 नाम दिया है। अब यहाँ से देखिएगा हमें पता है कि जो सिग्मा होता है वो कितना है, चार्ज अपॉन एरिया, तो हम यहाँ से ई को हम कितना ले सकते हैं, सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दी है। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करें, वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो आपको याद है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ई इक्वल टू कितना होता है, डी वी अपॉन डी आर, यानी आर क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम बात करें डी वी को, वो कितना हो जाएगा, ई डॉट डी आर, या फिर वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर दोनों का डिफरेंशियल करें तो इधर कितना हो जाएगा आर, यानी आर क्या होती है, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर देखिएगा हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, सॉरी पोटेंशियल वी कितना हो जाएगा, ई डॉट डी, क्योंकि हमने डिस्टेंस को क्या से माना हुआ है, डी से माना हुआ है, इसको हमने इक्वेशन 4 दे दिया। ठीक है, तो अब देखिएगा हमें पता है, तो यहाँ से वी कितना हो गया, ई डॉट डी, और हमें पता है कि जो ई है उसकी वैल्यू हम इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं। ई के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ई कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ये कितना हो गया, डी हो गया। अब देखिएगा वी नो दैट कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। हमने जो दोनों प्लेट्स हैं, ये जो दोनों प्लेटें हैं, इनके बीच का जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, तो एयर है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सी नोट से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा सी नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन वी की वैल्यू अगर हम यहाँ इक्वेशन 6 से पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू डॉट डी, और ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो डी क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो सी नोट कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ से देखिएगा जो सी कैपेसिटेंस है वो एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर, ठीक है, सॉरी ए पर, दूसरा वो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नोट पर, और कैपेसिटेंस सी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, 1 अपॉन डी। तो यहाँ से देखिएगा 3 चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है ना, कि जो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया को उन दोनों प्लेट के एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर एरिया क्या होता है, दोनों प्लेट का एरिया, ठीक है। अगर हम आपको मीडियम चेंज कर देते हैं तब भी क्या होता है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप एयर की बजाय, वैक्यूम की बजाय अगर उन दोनों प्लेट के बीच में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट कर देते हैं तब भी क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, यानी अगर दोनों प्लेट की डिस्टेंस को कम कर दिया जाता है, अगर ये डिस्टेंस को कम कर देंगे तब भी क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है हम 3 तरह से बढ़ा सकते हैं। पहला किसकी वजह से कि अगर हम उसकी प्लेट के एरिया को बढ़ा दें। दूसरा क्या है, अगर हम प्लेट की डिस्टेंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको कम कर दें। तीसरा क्या है, अगर उन दोनों प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट कर दें, जिससे क्या होता है, उनका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है।